चेहरे का सबसे कीमती गहना है, चेहरे का सबसे कीमती गहना है मुस्कुराहट कहते हैं उसे। तो आपको और हमको भी बस यही मुस्कुराते रहना है। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते स्वागतम अभिनंदनम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अजहर। और आज जैसा कि हमेशा कहते हैं ना कि धरती धुरारी के इस मंच पे बड़ी बड़ी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं, उनकी ज़िंदगी में छुपी प्रेरणाएं आपकी ज़िंदगी में उतारने का काम करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले जब मैं मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ ना, तो मुस्कुराहट पे एक शेर तो बनता है और वो कहते हैं ना कि जब्त कर ले मेरे हर गम को कि मैं खुशियों का एक दरिया हो जाऊं। जब्त कर ले मेरे हर गम को कि मैं खुशियों का एक दरिया हो जाऊं। ऐ ज़िंदगी सबब कुछ यूं हो जाए मेरा कि मैं किसी की मुस्कुराहट का जरिया हो जाऊं। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में और कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन किसी की मुस्कुराहट का जरिया ज़रूर हो जाना चाहिए। और आज धरती धुरारी के इस मंच पे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो लोगों की मुस्कुराहट का जरिया तो बनती हैं, साथ ही साथ उस मुस्कुराहट को दुरुस्त भी करती हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डेंटिस्ट, बाल दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा गुप्ता जी का। डॉक्टर मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, मुस्कुराहट की बात हम कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, मुस्कुराना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ज़िंदगी में जैसे जीना ज़रूरी है उसी तरह से मुस्कुराना बिल्कुल ज़रूरी है जी। हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की बहुत इजी हो जाती हैं। और अगर मुश्किल रहती भी है तो उसे फेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो मुस्कुराना तो बिल्कुल चाहिए। और उसी मुस्कुराहट को आप दुरुस्त करने का काम भी करती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले हम जानना चाहेंगे, आज तो आप एक बहुत सफल एक डॉक्टर हैं, बहुत सारी उपलब्धियां आपके साथ में जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले जब वो कहते हैं ना कि जब शुरुआत हमारे जीवन की होती है तो शुरुआत कहीं ना कहीं बचपन से, जहां हम शुरू करते हैं बचपन के उन गलियारों से, तो वहाँ हमें याद आता है बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन, शरारत का पर्याय बचपन। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, बचपन में बहुत मेधावी छात्रा आप रही हैं, लेकिन बावजूद उसके क्या कुछ शरारतें भी थी, और वो बचपन कैसा था बताइए। बचपन मेरा अपने जो दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ ज़्यादा गुजरा। तो शैतानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, शायद थोड़ी सिंसियर बच्ची थी। और बाकी स्कूल में हमें बहुत मज़ा आता था। मतलब स्कूल में हमारी जितनी एजुकेशन रहती थी उतनी ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती थी। कुछ ना कुछ हर हफ्ते होता था कि कुछ नई एक्टिविटी है या कुछ है, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था। हम लोग, मुझे याद है जब आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए तो दूरदर्शन में एक स्पेशल प्रोग्राम हुआ था, जयपुर दूरदर्शन। अरे वाह। तो हम स्कूल से आए थे, यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन था, यहाँ पे डिबेट था, फैंसी ड्रेस था, एलोक्यूशन था। तो उसका बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि चलो स्कूल से हमें एक प्लेटफॉर्म तो मिला कि हम टीवी पर आएंगे या हम कुछ प्रेजेंट करेंगे। तो आज लगभग 25 वर्ष बाद दोबारा आपका आना हुआ है। जी जी बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि ये तो अपने आप में बड़ी एक खूबसूरत बात है, और इस खूबसूरत बात को उसी मंच के माध्यम से क्यों ना एक बार फिर से दुरुस्त याद कर लिया जाए, फिर से एक बार वो बदस्तूर फिर से इस मंच के माध्यम से, जब उस वक्त आपने कोई गीत पेश किया हो या कुछ आपने उस समय आपको याद आता है उस समय का संस्मरण, तो क्यों ना दोबारा इस मंच के माध्यम से दोबारा उसे रिफ्रेश कर लिया जाए, याद कर लिया जाए। उस वक्त जब हम लोग आए थे तो हमारे स्कूल को फर्स्ट प्राइज़ मिला था सिंगिंग में। तो संस्कृत का जो वंदे मातरम वाला सॉन्ग है वो हम लोगों ने गाया था। उसको जैसे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे, तो वंदे मातरम संस्कृत वाला हम लोगों ने गाया था और हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और बाकी जो एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर वो भी सबको बहुत अच्छी लगी, और घर पे सबको बहुत अच्छा लगता था जब देखना। उस ज़माने में सबसे ज़्यादा दूरदर्शन देखा जाता था, तो हमें बड़ा घर पे भी सब बहुत खुश होते थे कि चलो पढ़ाई में अच्छे हो आप, बट और एक्टिविटीज़ हैं जिसमें भी पार्ट लेते हो। तो आज मतलब वो बचपन के किस्से याद आ गए आपको? जी जी बिल्कुल, स्टूडियो देखकर बिल्कुल याद आ गया। जी, बचपन के वो किस्से याद आना भी लाजमी है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि बचपन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बाल दंत रोग विशेषज्ञ आप हैं, तो वो बचपन तो आपको आज भी अपने आप में जिंदा रखना पड़ता होगा बच्चों से जब आप डील करती हैं। जी जी, बच्चों के साथ अपन इलाज करना है तो बिल्कुल हमें बच्चे जैसा बनना होता है। इसीलिए हम जैसे जब भी ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का तो वाइट एप्रन कभी नहीं पहनते, कलरफुल एप्रन पहनते हैं, क्योंकि वाइट से बच्चे को क्या है, बहुत डर रहता है। जहाँ वाइट कोट देखा तो एक अवर्सन हो जाता है कि नहीं जाना। और बच्चों को बच्चों के जैसे हंसी मजाक करते हुए, आपको अगर उनका दांत भी निकालना है, फिलिंग भी करनी है, तो हर चीज़ को एक गेम बनाकर थोड़ा हंसमुख फ्रेंडली एनवायरनमेंट करके
उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। एंड आई मेक श्योर कि जैसे मैं किसी भी बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही हूँ उसके बाद एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा उन्हें। अरे वाह। तो उससे उनको बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ देखो मैंने अच्छा काम किया, मैंने क्लीन करवाए तो मुझे कुछ मिला। तो नेक्स्ट विजिट के लिए जब आते हैं वो लोग तो थोड़ा और मोटिवेटेड रहते हैं, चाहे अपनी ओरल हाइजीन के लिए हो, चाहे ट्रीटमेंट करवाने के लिए हो। अच्छा, टेक्निकल एस्पेक्ट तो हम जानेंगे ही साथ सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जब आप शुरुआती दौर में जब शुरू से ही डॉक्टर ही बनना चाहती थी या कुछ और भी था मन में? शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। घर पे सबको मन था बहुत, क्योंकि मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे कि हाँ चलो आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप डॉक्टर लो, डॉक्टर बनो। तो 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरी राजस्थान में 42 रैंक थी। अरे वाह। राजस्थान बोर्ड में 12th जो मैंने दिया था वो CBSE बोर्ड था, उसमें भी मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। और कई डेंटल कॉलेज, जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हैं उनका दिया था। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था, यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन्स हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, पर मुझे आर्ट्स में पता नहीं क्यों ज़्यादा दिलचस्पी उस वक्त लग रही थी। मुझे लगा कि अर्थ के बारे में, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्या कैसे हुआ था वो सब एक्सप्लोर किया जाए। डॉक्टर तो सभी लोग बनते हैं। तो मैंने अपने जैसे उस टाइम पे CBSE में मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 96% मार्क्स थे। तो जब मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया तो 5% डिडक्ट हो जाते हैं मार्क्स। तो मैं काउंसलिंग के लिए अपनी मदर के साथ गई थी। तो जब आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ काउंसलिंग हॉल में गया, और जब मैं गई तो वहाँ पे सब लोग इतने सरप्राइज थे कि अरे आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं तो फिर आप आर्ट्स क्यों ले रहे हो। जैसे हमारे यहाँ एक भ्रांति है कि भाई अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना चाहिए आपको ना? हाँ, आप कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो उन्होंने मुझे पहली बार तो वापस भेज दिया कि नहीं बेटा, और सोचो, जो आपको नंबर, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो तो 60% मार्क्स में भी मिल जाता है, तो यू शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो मैं थोड़ा वेट करा, पर फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे आर्ट्स ही पसंद है, मैं आर्ट्स ही ले लेती हूँ, साइंस नहीं मेरे को इतना रुचि लग रही है अभी। बट तब तक हमारे बाकी जो एग्ज़ाम्स थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उनके रिजल्ट्स वगैरह आए, और मैं बहुत ही भाग्यशाली थी कि जो एशिया का बेस्ट डेंटल कॉलेज माना जाता है आजकल, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, उसकी रैंकिंग 1 रहती है, वहाँ मेरा एडमिशन, मतलब रैंक अच्छी थी तो उम्मीद थी कि एडमिशन हो जाएगा। तो वहाँ जाके फिर हमने उसमें BDS कोर्स में एडमिशन लिया। क्या बात है। तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से जानना चाहूँगा, देखिए प्रेरणा देने की बात हम करते हैं। पहली बार जब आप 25 वर्ष पहले लगभग जब यहाँ इस मंच पे आई थी, तो एक पार्टिसिपेंट के तौर पे आप आई थी, है ना, स्कूल की तरफ से, और आज एक विशेषज्ञ के तौर पे आई हैं। ये जो बदलाव है इसे किस तरह से देखती हैं आप? बदलाव तो बहुत ही अच्छा लगता है। तब पहली बार आके बड़ा एक्साइटमेंट था कि हम स्कूल से आ रहे हैं, और इस बार स्पेशली आपको अगर कोई बुलाया जाए कि आप आइए और अपना अनुभव शेयर करिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 25 साल का जो मेहनत है, जो अप्स एंड डाउन्स है, उन सब का रिजल्ट मिल रहा है, ये देखकर एक्नॉलेज हो रहा है आपके एफर्ट्स, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो जो हम कहते हैं ना हमेशा, शख्स से शख्सियत हो जाने का जो सफ़र है ना, वही है ये धरती धुरारी का मंच, और वही सफ़र जो आज हम तय कर रहे हैं आपके साथ में। बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। अच्छा, यहाँ अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, सब्जेक्ट का चुनाव आपने किया और उसके बाद आपको इंडिया के ही साउथ यानी दक्षिण भाग में आपको जाना पड़ा, कर्नाटका में आपकी आगे की शिक्षा दीक्षा हुई जी। तो वहाँ तो लैंग्वेज को लेके काफ़ी आपको शुरुआती दौर में दिक्कतें आई होंगी? जी जी, शुरुआती दौर में तो काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि जब तक अपन बच्चों, खास पेशेंट से, किसी से भी आप उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करें तब तक आपको नहीं सीख पाते। तो अपनी जो पढ़ाई वाली बुक्स हैं वो तो पढ़नी ही होती थी, साथ में एक दूसरी जो लैंग्वेज है कर्नाटका में, जैसे कन्नड़ बोलते हैं, कुछ कुछ जगह तुलु बोली जाती है, जो लोकल डायलेक्ट है, वो सीखनी पड़ी। क्योंकि उसके बिना तो हम, जैसे जब तक अपन बात नहीं करें, पेशेंट को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हाँ ये डॉक्टर मेरी बात सुन रहा है कि समझ रहा है। और एक तरह से एक एडवांटेज भी थी कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक नई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो दिस वॉज अ बिग चैलेंज। थोड़ा सा है कि आपको थोड़ा कल्चरल डिफरेंस मिलता है, घर से दूर रहते हैं, बट हाँ टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था, जो सीनियर्स और बैचमेट्स थे उनका काफ़ी सपोर्ट था। वहाँ पर ऐसे तो वहाँ पर एक जयपुर मीट होती थी, जितने भी डॉक्टर्स कॉलेज में जयपुर के आते थे तो सीनियर्स जूनियर्स को लेके जाते थे, इंट्रोडक्शन होता था बाकायदा। अच्छा, इंट्रोडक्शन से मुझे याद आता है, मेडिकल जो कॉलेजेस हैं इनका इंट्रोडक्शन, या यूँ कहें कि वो जो मस्ती होती है वो भी बखूबी होती है। तो आपके साथ भी ऐसा रहा, या हम थोड़े फॉर्चुनेट निकले इस मामले में?
नहीं, एक्चुअली हमारे जब हमने एडमिशन लिया तब ये रूल हो गया था सुप्रीम कोर्ट का कि जो फर्स्ट ईयर का कॉलेज है, हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल अलग होगा सेकेंड ईयर से। अरे वाह। तो हमें सीनियर्स से उस वक्त कोई इंटरेक्शन नहीं था, सिर्फ टीचर्स से रहता था, तो उस तरह का हमें कोई भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था। इट वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस एंड वेरी सेफ। क्या तो बात है, बहुत तो ही अच्छा रहा। जब वो शुरुआती दौर में जब आप शिक्षा ले रही थी, आप बता रही हैं कि लैंग्वेज सीखना भी एक थोड़ा सा भारी भरकम था मामला जी। लेकिन कहीं ना कहीं जब घर से दूर हम जाते हैं, और आप हालांकि विद इन इंडिया ही आप सब कुछ कर रही थी, इंडिया में ही आप कर रही थी, लेकिन बावजूद उसके घर से इतने मील दूर का सफ़र और अपने आप में वो पढ़ाई करना, रहना, सब कुछ करना, तो बीइंग अ फीमेल आपको नहीं लगा कि कुछ चैलेंजेस ज़्यादा थे आपके लिए? नहीं, चैलेंजेस तो नहीं, चैलेंजेस आई थिंक वो आप चाहे लड़का हो या लड़की हो बराबर से ही रहते हैं आपको। किसी नई जगह पे अगर आप जाके वो कर रहे हो, फिर आप अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आई मस्ट से कि दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका की, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल जगह है। तो आप कभी भी वहाँ जाएंगे तो आपको खुद ही इतना अच्छा लगेगा कि हम बहुत ही अच्छी जगह पर हैं। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, कॉलेज में बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, सीखने को अच्छा मिलता है, तो सब अच्छा लगता है। फिर तो हिंदुस्तान की तो खूबसूरती है ना, हम कहते हैं ना कि जैसे राजस्थान में हम कहते हैं पधारो हमारे देश, पूरा हिंदुस्तान कहता है कि जब गेस्ट यानी जो हमारे मेहमान होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कि मेहमान तो भगवान के समान होता है। वो कहता है ना, तो वो बहुत तभी तो अतुल्य भारत बनता है। और इस अतुल्य भारत की तो अपने आप में तुलना कहीं किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन बावजूद उसके इसके बाद का जो सफ़र है वो और थोड़ा सा दिलचस्प हो जाता है। अभी तक तो सिर्फ कन्नड़ सीखी, तुलु सीखी, लेकिन इसके बाद अरेबिक सीखनी पड़ी। वो सफ़र क्या था, आप ही बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, एक्चुअली 2013 में जो सऊदी गवर्नमेंट है उनके कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए। वहाँ बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, तो उनको फैकल्टी की वहाँ पे ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, एक नई कंट्री में जाएंगे तो ज़रूर जाना चाहिए। तो वो इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ गए। तो शुरुआत का जो टाइम था वो बड़ा चैलेंजिंग था इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ना हम पढ़ पाते हैं ना हम बोल पाते हैं। तो वो ज़रूर आप बता रही थी आपका खुद का फॉर्म भी आपके सामने हो तो वो समझ नहीं आता। हाँ, क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये था कि अपना जो नाम है वो लिखना सीखो, ताकि आपका नाम कहीं लिखा हो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये मेरा नाम है। जी। और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा मैंने स्टूडेंट से ही अपने, और जो दूसरी कंट्री के कलीग्स थे जिन्हें इंग्लिश भी आती थी, अरबिक भी आती थी, उनसे सीखा कि बेसिक कॉन्वर्सेशन, कि आपका नाम क्या है, आप कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है, आराम से रहो, सिंपल वर्ड्स सारे। और धीरे धीरे फिर अब ये है कि जब तक मैं वहाँ पे 4-5 साल रही तो अब मुझे आराम से काफ़ी अच्छी अरबिक बोलनी आ गई। अरे वाह। तो यहाँ तो इस मंच के माध्यम से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कुछ दिलचस्प सा कुछ एक सेगमेंट हम लेते हैं और कोशिश करते हैं, मैं एक हिंदी में कुछ कहूँगा, आपको उसे अरबिक में ट्रांसलेट करना है, और हम यही कहेंगे कि स्वागत है आप सभी का धरती धुरारी के इस मंच पे। इसे अरबिक में कैसे कहेंगे मैम? स्वागत करना है हमें, कैसे करेंगे? स्वागत को हम मरहबन बोलते हैं, तो धरती धुलारी मरहबन। अरे वाह। तो हमारे जो आज अरबिक, जो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अरब में भी रहते हैं, जैसे कि आप खुद भी एक अच्छी खासी मुद्दत वहाँ रहकर आई हैं, तो वहाँ के जो हमारे दर्शक देखेंगे तो निश्चित तौर से बड़े खुश हो जाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद जो सफ़र रहा, आपने बताया कि 4-5 साल जब आप वहाँ आपने बिताए हैं, और साथ ही साथ आगे की जो कहते हैं कि आप रिसर्च बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड भी आपको मिला है। जी जी। वो भी हम आपसे आपकी उपलब्धियों में ज़रूर जानेंगे, लेकिन वो रिसर्च भी आगे जारी रही है। लेकिन उसके बीच में जैसा कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बच्चों को डील करना, आपने बताया कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, और साथ ही साथ उनको अवेयर करना एक अलग चीज़ होती है और ट्रीट करना अलग चीज़ होती है। तो ट्रीट तो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन अवेयर करने के लिए, जैसा कि आज आप राजस्थान डीडी राजस्थान के इस मंच पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए? तो अवेयरनेस तो एक्चुअली बच्चों को हम अवेयर करेंगे तो उनके पेरेंट्स या उनके केयर टेकर्स के थ्रू ही हम अवेयरनेस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर धारणा क्या रहती है आज पेरेंट्स में कि जो बच्चों के दांत है वो तो दूध के दांत है, वो टूट जाएंगे, तो जब नए दांत आएंगे तब हम अच्छे से ब्रश कराएंगे, हम दांतों का ध्यान रखेंगे। बट ये बहुत ही गलत धारणा है। हमें दूध के दांतों की भी उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितना कि हम अगर परमानेंट दांतों में आगे करें, क्योंकि जो दूध के दांत हैं वो आपके बच्चे को खाने में, चबाने में, उसकी स्पीच
में, बोलने में, सब में बहुत काम आते हैं। और अगर दूध के दांत हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो जो परमानेंट दांत है वो भी स्वस्थ आते हैं और सही जगह पर आ जाते हैं। अगर टाइम से पहले दूध के दांत गिर जाएं तो परमानेंट दांत में भी दिक्कत हो सकती है। दर्द रहेगा अगर बच्चे को तो खाने पीने की समस्या हो सकती है और ग्रोथ नहीं होगी बच्चे की। हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे में 5 साल तक होता है, उसके बाद ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। तो उस समय बच्चे को पौष्टिक आहार लेने की बहुत ज़रूरत है। बट अगर दांत में ही दर्द है, पेन है, कोई कैविटीज़ हो गई, तो ऑफ कोर्स वो उसकी डाइट को भी अफेक्ट करेगा। बिल्कुल, ये तो क्या मतलब खूबसूरत जानकारी आपने दी है। मैंने कहीं सुना था बचपन में कि दांत सुरक्षित तो आंत सुरक्षित, वो कहा जाता था जब हमें अपने बड़े समझाते थे। आज मैं बहुत अच्छे से उसे समझ पा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं लोगों को, कन्फ्यूजन्स हैं, वो कन्फ्यूजन्स आज मिटाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो जैसे नवजात शिशु होता है तो पहले 6 महीने हम बोलते हैं कि माँ का दूध बिल्कुल ज़रूरी है। वो बिल्कुल सही बात है। 6 महीने से लेके साल भर तक अपन को बच्चों को और बहुत सारी जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, जैसे दाल का पानी हो गया, चावल का पानी, वो सब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है उसके बाद माँ का दूध जो है वो रात में कभी नहीं पिलाना चाहिए। बॉटल जो है वो नहीं पिलानी चाहिए। अपन को बच्चे को दूध पिलाना है तो वो ग्लास से पिलाना चाहिए। बॉटल फीडिंग में क्या होता है कि बच्चे दूध पीते हैं और पीते पीते सो जाते हैं। तो उस दूध में इतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है, चीनी होती है या मीठापन रहता है कि वो दांत में काफ़ी कैविटीज़ कर देते हैं। और 2 या 3 साल के बच्चे के लिए रूट कैनाल करवाना वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और बॉटल फीडिंग जो है वो 1 साल के बाद नहीं करनी चाहिए। आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को खिलानी चाहिए। जो बच्चे ज़्यादातर बॉटल फीड पे रहते हैं उनमें खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उस बॉटल से संतुष्टि पाते हैं, वो और नई चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड ही नहीं करते। तो इसीलिए जब आप बच्चे का पहला बर्थडे आए, ये एक बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। उसे एक दंत चिकित्सक के पास, अगर आपके आसपास अगर कोई बाल दंत रोग विशेषज्ञ है तो वो बहुत ही अच्छा है, एक बार ज़रूर मिल ले, ताकि आपकी डाइट काउंसलिंग होगी, आपको पता लगेगा कि ब्रशिंग कैसे करनी है, कितना पेस्ट लेना है, कौन सा ब्रश यूज़ करना है, कितना पेस्ट हमको, मात्रा कितना रहना चाहिए पेस्ट की, वो सारी चीज़ें आपको वो अवगत करा देंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से आपने पूरी तरह से एलिब्रेट किया है, ये व्याख्या पूरी तरह से दी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, लगभग 2 से 5 साल के बीच में, तो हम देखते हैं कि वो जो रखी हुई कई वस्तुएं होती हैं जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, चॉकलेट्स के नाम पे, कैंडीज़ के नाम पे, और उससे मैंने तो यही सुना है अभी तक, जो मुझे पता है कि उससे बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। एक्चुअली होता है कि शुगर जब भी हम मुंह में लेते हैं या खाते हैं तो मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं उससे एसिड बनाते हैं। अब हमारे दांत और हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं। आपने देखा होगा कहीं अगर कुछ एक्सकवेशन हुआ है तो कंगाल मिलते हैं, इतने सालों में भी वो डिके नहीं हुए, बट मुंह में वो बैक्टीरिया इतना एसिड बनाते हैं कि वो दांत भी गल जाता है। इसीलिए आपको शुगर कंजम्पशन जो है अपना वो लिमिट में रखना है। और शुगर कुछ भी मीठा खाएं तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर कर लें। मैं मानती हूँ कि हमेशा अपना पॉसिबल नहीं है कि आप ब्रश करें, कुछ भी मीठा खाया तो ब्रश करो, बट हाँ मीठा थोड़ा नियमित, मतलब लिमिटेड मात्रा में खाएं। और मीठा खाने के बाद रिंस ज़रूर कर लें। मीठा खाने से कैविटीज़ नहीं होती, वेट ज़रूर बढ़ेगा आपका या अनहेल्दी होगा, बट वो जब दांत पे चिपका रह जाता है उससे कैविटीज़ होती हैं। तो बेस्ट यही रहता है कि आप अपना बच्चों को आजकल जो पैकेट वाली जो भी वस्तुएं होती हैं, चाहे पैकेट में आप चॉकलेट दें, चिप्स, कुरकुरे और अपना बिस्किट्स वगैरह, ये हेल्दी स्नैक्स बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बच्चे थे तो ये सब चीज़ें हम कभी कभार खाते थे, जो आजकल के बच्चों में देखा है कि वो प्रायः खाते हैं। हाँ, उनको काफ़ी शौक है ये सब चीज़ों का, ये तो वो थोड़ा बंद करना चाहिए। इसकी बजाय जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इससे दांतों का क्लेंजिंग एक्शन भी होता है। अगर कुछ डिपॉजिट है, आप खीरा खा रहे हो, गाजर खा रहे हो, तो उससे क्लीन हो जाएंगे टीथ, उससे अपना जो जॉ है, जो मसल्स हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पैकेट वाले जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों को वो कम से कम देनी चाहिए। क्या बात है वाकई में। और सभी पेरेंट्स से भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, जिस खूबसूरती के साथ डॉक्टर मेघा गुप्ता ने आप सभी को बताया है ना, कि जो प्रिजर्वेटिव जो फूड है, या यूँ कहें जो रखा हुआ ये जो जितना भी ये मटेरियल, जैसा कि मैम ने बताया है,
इनसे बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दांत सुरक्षित होंगे तो आंत सुरक्षित होगी, या यूं कहें कि जब वो मुंह से जब हम कुछ खाएंगे, अगर वो प्रॉपर सही तरीके से खाया गया तो प्रॉपर तरीके से वो पचेगा भी, और आगे जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो सही से हो पाएगी। क्यों मैम? बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों के माता पिता को तो हमने अनुरोध कर दिया, लेकिन आपके स्वयं के माता पिता जी, जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है आपकी ज़िंदगी में, तो कैसी वो भूमिका है? क्योंकि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा दर्शकों को भी पता लगे कि उन्होंने आपको कितना सहयोग किया, सब्जेक्ट के चुनाव से लेके और भी जितनी भी मुश्किलें या यूँ कहें चुनौतियाँ ज़िंदगी में आती रहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको संभाला, वो कैसा रहा? हाँ जी, माता पिता को तो डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहा है एजुकेशन में, करियर में। मुझे याद है जब मैं एडमिशन हो गया था और जाने वाली थी, तो कई लोगों ने ऐसे भी बोला, अरे इतना दूर क्यों भेज रहे हो बच्चे को, यहीं पे कुछ करा लो। बट मेरे जो पिताजी थे उनका बहुत मन था कि नहीं, बहुत अच्छा कॉलेज है और लोग मिल जाएंगे। शुरू में थोड़ी होम सिकनेस रहती है, जो बच्चों को लगता है पहली बार घर से जाते हैं तो, बट अब वही है एक कहावत कि कुछ अगर आपको पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा जी। हमेशा घर का आराम अगर चाहिए तो आप आगे लाइफ में प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स का डेफिनेटली हर चीज़ में बहुत सपोर्ट रहा, चाहे मेरे एग्ज़ाम देना हो, चाहे कॉलेज की बात हो, तो उनका सपोर्ट और मार्गदर्शन था। इसीलिए आज मेरे को जो भी उपलब्धि है उन्हीं के, इसीलिए 25 वर्ष बाद जब एक पार्टिसिपेंट की तरह आई थी, आज विशेषज्ञ के तौर पे आई है। माता पिता को पूरे तरह से उसका क्रेडिट जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, पिताजी खुद भी डॉक्टर हैं, हाँ और चीज़ों को बेहतर समझते हैं, जो आपका खुद का फील्ड है। BDS आप कर रही थी, BDS में जब गोल्ड मेडल हासिल हुआ तो क्या उनका रिएक्शन था, उनको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश थे घर पे सब। और जो हमारी सेरेमनी हुई थी उसमें भी सब आए थे, तो सबको काफ़ी खुशी थी, क्योंकि ठीक है अपन पास हो जाते हैं, सब अच्छी बात है, बट एक अगर आप अचीवमेंट कुछ हो तो आपको हमेशा लाइफ टाइम मेमोरी रहती है और खुश रहते हैं। इवन टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, मेहनत जो करी टीचर्स ने हमारे साथ उसका उनको फल मिला। और ये कहीं ना कहीं जो पिताजी की मैं आपसे बात की है ना, माता पिता की जी, ये देखिए बहुत ज़रूरी है, विश्वास आप पर होना बहुत लाजमी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियों को अगर आप अविरल उड़ने देना चाहते हैं तो आसमान भी खुला रखना होगा और वो बंदिशें भी थोड़ी सी तो तोड़नी होगी। अगर वो बंदिशें टूटेंगी, आसमान खुला होगा, तो फिर उड़ान देखिएगा, वो उड़ान बहुत खूबसूरत होगी, वो उड़ान बहुत बुलंद होगी। क्यों? सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल। तो ये उड़ान मैं फिलहाल तो देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से। अच्छा, इस उड़ान में कुछ और पंख जो हैं वो जुड़ते चले गए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपको BDS में गोल्ड मेडल हासिल हुआ, MDS में 3rd रैंक आपकी रही, और उसके बाद बेस्ट रिसर्च का अवार्ड मिला। वो अनुभव कैसा था? और पिताजी के साथ साथ अब जिंदगी में एक अध्याय और जुड़ गया था, श्रीमान जी की भी जिंदगी में जो है वो दस्तक हो गई थी, एंट्री हो गई थी जी। वो कैसा था? सब कुछ आपसे जानेंगे। जब आपको प्राइज़ या यूँ कहें कि वो जो अचीवमेंट्स आपको मिल रही थी, कैसा था वो अनुभव? जी बिल्कुल। एक्चुअली हस्बैंड का मेरी जो मतलब बहुत अपन देखते हैं कि कई लड़कियों का करियर शादी तक तो बहुत अच्छा चलता है, बट एक बार शादी हो जाती है तो कुछ कारणवश वो अपना करियर उतना नहीं परस्यू कर पाती या एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे हस्बैंड और इवन इन लॉज जो मैं बोलूँ काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरी मदर इन लॉ भी डॉक्टर हैं और जो मेरे ससुर जी हैं वो भी प्रोफेसर थे, तो सबकी तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन मिला कि नहीं आगे पढ़ना है, आगे करना है, अपना जो भी काम है उसको फैमिली के साथ साथ अपना करियर भी परस्यू करना है, तो साथ लेके सब चलना है। तो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सब आपस में बांट लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने अगर मैं बच्चे का ध्यान रख रही हूँ तो मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो फैमिली सपोर्ट शादी से पहले और शादी के बाद दोनों टाइम मैं बहुत आई थिंक लकी हूँ कि दोनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिसके कारण मैं अपना कर पाई सारे अचीवमेंट्स। अक्सर मेहनती लोगों को मैंने कहते सुना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन वो कहना भूल जाते हैं। फिर हम जैसे लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि वो मेहनत इस शिद्दत की गई, कहीं ना कहीं वो परिणाम आना ज़रूरी हो जाते हैं, लाजमी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ बीच में एक बात रह गई, श्रीमान जी खुद भी डॉक्टर हैं, शायद आप बताने से रह गई वो बात। जी जी, वो भी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, जो ब्रेसेस वाले डॉक्टर होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े दांत, और रूट कैनाल स्पेशलिस्ट भी हैं, जो दांत में अगर अपने कीड़ा लगता है तो फिलिंग होती है, रूट कैनाल होता है। तो उनका मेरे को हर मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट जो होता है वो रहता है। मुझे जैसे कई होता है अपन पूछते हैं कि हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, तो मुझे ऐसा कभी मतलब टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मेरे को काम हो या कोई भी चीज़ परस्यू करनी हो, कोई कोर्स करना हो, कहीं कुछ जाना हो, तो
सपोर्ट हमेशा रहता है। वो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है। जी जी, आज भी जैसे मुझे आना था यहाँ पर मंच पे शूटिंग पे, तो मेरी बेटी की भी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, स्कूल जाना था कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ सब काम मैं देख लूँगा, आप अपना काम जो है वो करिए। वो तो मैं देख ही लूँगा, और फिर आप जब आप टीवी पे आएंगी तो वो मैं ज़रूर देखूँगा, ये कहा होगा उन्होंने। जी बिल्कुल। जी मैम, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बड़ा खूबसूरत सा सफ़र रहा है और एक बहुत खूबसूरत पंक्ति कही जाती है, ज़िंदगी से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत उम्मीदें करते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान पर लगता है ज़रा कम निकले। आज भी वो जो शोध या यूँ कहें रिसर्च वो बदस्तूर जारी है, पब्लिकेशंस में वो नाम भी आपका आया है। आगे के सफ़र को आप कैसे देखती हैं और क्या करना चाहती हैं? अभी फ़िलहाल मैं एक PhD स्कॉलर हूँ RUHS CDS, जो हमारा राजकीय दंत महाविद्यालय है वहाँ पर, और डॉक्टर संदीप टंडन हैं जो कि राजस्थान के प्रथम और सबसे वरिष्ठ बाल दंत रोग विशेषज्ञ हैं। तो सर के अंडर में अपना PhD का शोध कर रही हूँ, और JK लॉन हॉस्पिटल में मतलब मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया का पहला पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना है। तो वहाँ पर ये मेरा शोध है, उन्हीं जो बच्चे हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम्स रहती हैं उससे रिलेटेड। तो मेरे जो गाइड है उनका बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्टिव हैं। तो आई होप कि जब ये शोध पूरा होता है तो बच्चों के लिए, उनकी ओरल हेल्थ के लिए हम काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलें, ताकि उनकी ओरल हेल्थ पे हम और काम कर सकें, एक अच्छा स्वस्थ मुंह रहे बच्चों का। बिल्कुल। और वो जो ओरल हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, ओरल हाइजीन की आपने जैसा कि आपने बताया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे घर की रसोई घर में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे बचा जा सकता है दंत रोगों से, या यूँ कहें कि दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है। जी जी, वो भी आप अगर आप बताना चाहें इस मंच के माध्यम से। जी, रसोई घर में जैसे अपन लौंग देखते हैं आमतौर पर मिल जाती है, तो कभी भी आपको दांत का दर्द हो तो एक लौंग लेके आप अपने मुंह में रख सकते हैं। उससे क्या होगा, एक बार को उसमें यूजिनॉल होता है, तो हम जो सीमेंट कई बार दांतों में लगाते हैं उसमें भी यूजिनॉल रहता है जो कि लौंग में मिलता है। उससे आपका पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। कभी भी सूजन या कुछ आए तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं, तो आपके मुंह के जो स्वेलिंग है या बैड ब्रेथ आपको है वो काफ़ी हद तक आपको हो जाएगी। और आइस हमेशा हमारे घर में रहती है, बर्फ़। कभी कोई स्वेलिंग आई या अक्यूट आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो आइस पैक वहाँ लगाने से आपके दर्द में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। ये इंस्टेंट आपको एक बार को रिलीफ मिल जाएगा, बट हाँ फाइनल आपको एक परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए दांतों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करना पड़ेगा। ज़रूर होगा, मुलाकात और ज़रूर दूसरा कि रसोई घर में जितना फाइब्रस खाना रहता है, जैसे हम बाजरे की रोटी हुई, मक्के की रोटी है, सैलड है, सारे फ्रूट्स हैं, ये जितना आप खाएंगे उतने आपके दांत अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारे जॉ और मसल्स की ग्रोथ के लिए चबाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं कि मसल हमें अच्छे बनाने हैं, चाहे बॉडी की एक्सरसाइज हो, उसी तरह च्यूइंग एक एक्सरसाइज है कि आपका जो फेशियल स्केलेटन है, जो मसल्स हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छा, यहाँ नीम मिसवाक इसके लिए भी कहा जाता है कि वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं नीम और मिसवाक, वो भी एंटीसेप्टिक रहते हैं। तो कई जगह तो लोग दातुन भी उसका करते हैं, बट आजकल वो थोड़े अब्रेसिव हो जाते हैं, खुरदरे होते हैं। तो जो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स का टूथब्रश है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ब्रशिंग करने के लिए। अच्छा, यहाँ आपने इतनी सारी जानकारी दी, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। लेकिन मैं एक बात जो बखूबी बहुत देर से आप में देख पा रहा हूँ, एक सशक्त महिला के रूप में मैं आपको देख पा रहा हूँ, जिसने न सिर्फ देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेश तक जाकर, यहाँ तक कि UK की फेलोशिप भी हासिल की, सऊदी अरब में भी अपने जो ये सेवाएं हैं ये लोगों को दी, लोगों को लाभान्वित किया। तो मैं एक सशक्त महिला आप में देख पाता हूँ। जब महिलाएं अपने करियर को चुनती हैं, न सिर्फ डॉक्टर, कुछ भी वो बनना चाहें, उन महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से? इस मंच के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहें उसको ज़रूर परस्यू करें। हर्डल सबकी लाइफ में आते हैं, जैसे कि अभी मुझे सर ने बताया कि लाइफ एक ECG जैसे होती है कि अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहते हैं। तो अगर डाउन है तो डेफिनेटली अप भी रहेगा, और अगर आप आज सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में तो एक टाइम आएगा जब कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता। तो जैसा भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आप अपने गोल को, अपनी एम्बिशन को परस्यू करते रहिए, और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो भगवान या ऊपर वाला जो हम बोलते हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, और अपने करियर को बिल्कुल परस्यू करते रहिए। क्या बात है। और ऐसी ही कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो इस मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं। हाल ही में हमने जब 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, एक दिवस मेरे ख्याल से होना शायद जस्टिफाई नहीं है,
और इसीलिए शायद वो कहते हैं ना कि महिलाएं हमारी ज़िंदगी से अछूती रह नहीं सकती, और जिस तरह का जो चुनौतियां हैं, जिस तरह का जो संघर्ष है वो कर पाती हैं। मैं पुरुष होने के नाते बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम उसका 1/4 हिस्सा भी नहीं कर पाते, हकीकत ये है। तो ये आप सभी बधाई की पात्र हैं। तो कुछ महिलाएं हैं इस मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं, उन्हें भी सुनते हैं। आइए पहले उन्हें सुनते हैं, फिर आगे की बातचीत आपसे जारी रखेंगे। पत्रकारिता में 50 साल से काम कर रही हूँ, और इस 50 साल के दौर में मैंने जो पाया महिलाओं के संग में जो अन्याय पहले चलता था, अब उसको हमने अपनी ताकत से के बल पर हमने उसको नकारा है, और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। मुझे ये लगता है कि आज की नई पीढ़ी जो है उसे कुछ और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हमने तो किया ही है, लेकिन अब नई पीढ़ी जो है उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा अच्छी व्यवस्था, अच्छा प्रशासन और अच्छी पत्रकारिता कर रही हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। देखिए, महिलाएं जो हैं वो हमारे समाज की एक तरह से एक गाड़ी का दूसरा पहिया है, और जब गाड़ी के दोनों पहिए साथ चलेंगे तभी समाज रूपी गाड़ी ठीक से चल पाएगी। ये हम सालों से, दशकों से, सदियों से सुन रहे हैं, लेकिन आज इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और ऋतु शुक्ला जी ने जो प्रयास किया है यहाँ पर जयपुर की सभी वर्गों की, सभी सेक्टर्स की महिलाओं को यहाँ सामने लाकर, एक मंच पर लाकर, तो सबकी जो स्टोरीज़ हैं वो अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग है कि जब दूसरा सुनता है तो एक वाक्य किसी का जीवन बदल देता है। तो बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ पर हैं वो कैसे हमारे समाज में बड़े परिवर्तन की वाहक खुद बन सकती हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और वो महिलाओं को सोचना है। महिला उत्थान के नारे बहुत हो गए, हमें उन नारों से ऊपर उठकर ये सोचना है कि हमारी जिम्मेदारी बतौर महिला जो है उसे हम कैसे पूरा करें, और आज की भारत की यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। महिलाओं को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी जो आनी चाहिए थी महिलाओं को लेकर, या हम इक्वेलिटी की बात करें, हम समानता की बात करें, तो समाज में जो जागरूकता आनी चाहिए वैसी नहीं है। अगर हम 50 महिलाओं को यहाँ देखते हैं कि वो इतनी सशक्त हैं, लेकिन उसके पीछे हम लाखों महिलाओं को देखते हैं जो कि सशक्त नहीं है। आज भी वो कई सारे रीति रिवाजों में, रवायतों में जकड़ी हुई है। तो उनको ज़रूरत है एक बड़ी जागरूकता की। सिर्फ सरकारी प्रयासों से ये नहीं हो सकता, समाज को भी इसमें अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात हम जब करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ महिलाओं को सशक्त करना ही नहीं है, बल्कि उनके लिए एक ऐसा समाज तैयार करना है जो उनके अस्तित्व को स्वीकार करे। जब तक उसके अस्तित्व को स्वीकार करने लायक हम समाज नहीं बनाएंगे, तब तक महिलाएं जो है वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि आज वर्किंग महिलाओं की तादाद बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में उनकी स्वीकार्यता जो है वो नहीं बढ़ी है। तो वो स्वीकार्यता जब तक नहीं बढ़ेगी, समाज उनके सपोर्ट के तौर पर नहीं खड़ा होगा। पूरा परिवार, या हम ये देखें कि पितृसत्ता को हम ख़त्म करके मर्द जो है उसके सपोर्ट के तौर पे खड़े नहीं होंगे, उसके साथी के तौर पे खड़े नहीं होंगे, तब तक हम समानता जो है उसको हम माने कि वो दूर है हमसे। समानता के लिए ज़रूरी है कि सभी जो है सहभागी बने। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। और आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बाल दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा गुप्ता। मेघा जी, एक बार फिर से स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघा जी, बातचीत करके बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ में, और वो आनंद आना इसलिए भी ज़रूरी है जब वो, जैसा कि मैं कहता हूँ ना, कि उन संघर्षों को बहुत करीब से समझना बड़ा ज़रूरी है, जो संघर्ष आपने अपनी ज़िंदगी में जिए हैं। 25 वर्ष के बाद आप दोबारा दूरदर्शन के इस मंच पे आई हैं। शख्स से शख्सियत बनने का ये सफ़र रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज आप दूरदर्शन के इस मंच पे आई, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा मंच पर आकर। एक बार हम जब आए थे तो स्कूल के एक बैच में यहाँ पे हम 200 लोग थे, 5-6 स्कूल के बच्चे आए थे, और अपने आप को थोड़ा सा भी टीवी पर अगर दिख जाते थे कि हाँ देखो सिंगिंग है, मैं भी वहाँ पर हूँ, तो अच्छा लगता था। और अब एक विशेषज्ञ के तौर पर आने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन और कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है कि हमने पिछले 25 साल में जो अपनी एजुकेशन, जो करियर को चुना, उसमें हार्ड वर्क करा, तो आज वो एक्नॉलेज किया जा रहा है। उसके लिए दूरदर्शन की मैं बहुत ही आभारी हूँ। और घर परिवार जिन्होंने हमेशा से आपको इतना सपोर्ट दिया, आपको हमेशा प्रेरित करते रहे, आपके पिताजी भी, आपके श्रीमान जी भी, आपकी माता जी भी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि
आपके सपोर्ट के कारण ही जो भी मैंने आज अचीव किया है वो है। तो आई विल ऑलवेज नीड योर सपोर्ट। तो आपके सपोर्ट रहेगा साथ में तो आगे फ्यूचर में और भी अच्छे काम हम कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। 25 वर्ष पहले कुछ हॉबीज़ को लेकर आप इस मंच पे आई थी, तो हॉबीज़ की बात तो होना बहुत ज़रूरी है। आज भी कुछ हॉबीज़ उनमें से अभी भी आप जारी रख पा रही हैं? अब उतना नहीं हो पाता जितना कि स्कूल टाइम में अपना टाइम मिलता था, बट हाँ ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी टाइम मिलता है कोई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए वो रहता है। और बाकी हम स्कूल में थे तो डांस वगैरह भी काफ़ी रहता था। कॉलेज में हमारे इंटर कॉलेज फेस्ट होते थे, तब डांस वगैरह का कुछ होता था तो ज़रूर करते थे। अब थोड़ा बहुत रहता है, वैसे स्कूल जितना टाइम नहीं दे पाते। क्योंकि अब बच्चों की हॉबीज़ परस्यू करवानी होती हैं, उनको हॉबी क्लासेस में छोड़ना होता है, लेकिन उनके साथ खुद की हॉबीज़ भी कहीं निकल जाती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ज़रूर परस्यू करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है ना? और जो यात्रा है, आपकी जीवन यात्रा की बात हम आज कर रहे हैं, उसमें कुछ यात्रा को अगर हम शामिल कर लें तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बेहद पसंद आती है? क्योंकि ऐसे तो पूरा राजस्थान बहुत रिच है अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर, लेकिन फिर भी वो कौन सी ऐसी जगह है जो आपकी बहुत पसंदीदा है, फेवरेट है? राजस्थान में तो मैं पली बड़ी और बॉर्न जयपुर में हुई हूँ, तो जयपुर ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इतने साल हो गए फिर भी जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, पिंक सिटी है। मैं जब जयपुर में रही, जयपुर के बाहर रही, तब भी लोगों को बड़ा शौक, क्रेज़ था। बड़े मतलब लोग खुश होते थे सुन के कि अच्छा पिंक सिटी में रहते हो, सारी बिल्डिंग्स पिंक कलर की हैं, वहाँ के कपड़े, वहाँ का कल्चर, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो आज जब इस मंच पे आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपकी जीवन यात्रा को बहुत बारीक तरीके से हमने जाना है और बहुत सारी प्रेरणा, जैसा कि मैंने वादा किया था अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को, हमने भी हासिल की और उम्मीद करता हूँ वो भी हासिल करेंगे। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको आपके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर मेघा गुप्ता और अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अजहर को धन्यवाद।